नमस्कार, लाइव हिंदुस्तान चर्चा देख रहे तमाम दर्शकों का मैं जजबीर सिंह स्वागत करता हूँ और आज की चर्चा का विषय लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा ऐलान। कांग्रेस पार्टी ने पंजाब में जो है घोषणा पत्र जारी कर दिया जिसमें मजदूर और किसानों के लिए एक बड़ा तोहफ़ा है और कांग्रेस पार्टी का ये दावा है इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही जो है वो बेरोज़गारों को जो है नौकरी दी जाएगी, फ़ौज में नौजवानों को भर्ती किया जाएगा, किसानों को एमएसपी की गारंटी दी जाएगी और अन्य ऐसी जो है वादों को लेकर जो है घोषणा पत्र जारी किया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कांग्रेस पार्टी ने कि जिस तरह से अब जो है किसान सड़कों पे है, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, तो किसानों को जो है उनका हक दिया जाएगा और जितने उनके जो डिमांड्स हैं उन्हें वो पूरा किया जाएगा। इस तमाम मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है और इस चर्चा में हमारे साथ में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से मैडम मीना तनाज हमारे साथ हैं, कांग्रेस से राजीव शर्मा जी हैं और श्रोमणी अकाली दल से अजय कुमार जी हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है और चर्चा की शुरुआत कांग्रेस से राजीव शर्मा जी मैं आपसे करूँगा। कांग्रेस ने एक स्लोगन दिया है कि हाथ बदलेगा पंजाब। ये स्लोगन के क्या मायने हैं? और ये कहा जा रहा है कि 5 जो इंसाफ जो है वो घोषणा पत्र कांग्रेस ने पंजाब में जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि भई हम एमएसपी की गारंटी देंगे, नौजवानों को जो है बेरोज़गार नौजवान हैं उनको हम नौकरियाँ देंगे और अन्य माँगों को लेकर ये घोषणा पत्र जारी किया है। पहले जो है आम आदमी पार्टी के द्वारा गारंटियाँ दी जाती थी, लेकिन ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने इंसाफ घोषणा पत्र जो है उसका नाम रख के उसको जो है वो लॉन्च कर दिया है। क्या मायने निकाले जाएँ? एक तरफ गारंटी है, दूसरी तरफ इंसाफ न्याय। ये कहा जा रहा है कि ये घोषणा पत्र जो है इस नाम पे निकाला गया। आखिर कांग्रेस पार्टी जो है किस तरह से जो है चुनाव और जो अपनी घोषणा पत्र के ज़रिए पंजाब में जो है चुनाव लड़ने जा रही है? देखिए, इसको 2 तरीके से देखिए। एक तो पिछले 10 वर्षों में जो भारत की अर्थव्यवस्था को अनर्थव्यवस्था व्यवस्था बना दिया गया है और हर क्षेत्र में लोग परेशान हैं, नागरिक परेशान हैं और वो तब जब कांग्रेस पार्टी हमेशा सरकार को ये चेतावनी देती रही कि आप जिस रास्ते जा रहे हो, वो देश के लिए, देश के भविष्य के लिए, देश के विकास के लिए सही नहीं है। तो एक तो ये बात होगी, वो मैं उदाहरण देके आपको समझाता हूँ। दूसरी बात ये है कि कांग्रेस पार्टी ने जो वादे किए वो करीब-करीब 100% वादे वो उन्होंने निभाए। जैसे कर्नाटका में कांग्रेस ने 5 वादे किए। वहाँ पे बस औरतों के लिए अब फ्री हो चुकी है। वहाँ पे सभी सभी महिलाओं को जो हर महीने कुछ पैसे मिलते हैं, ना? जितने भी वो वादे किए थे, वो निभाए। इस तरह ही हिमाचल में भी पिछले कुछ देर पहले चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया था कि प्रत्येक महिला को 16 वर्ष से लेके 60 वर्ष तक 1500 रुपए दिए जाएँगे और उन्होंने मंत्रिमंडल से उसको पास भी कर दिया था। तो इसी तरह ही जो किसानों के कर्जे माफ करने की बात जो होती है, वो भी उसको भी इम्प्लीमेंट किया है। तो तीसरी बात कि देश की दशा और दिशा बदलने के लिए जो ये घोषणा पत्र जारी किया है, ये भी एक बड़ा दिलचस्प नाम रखा गया राजीव जी इसका हाँ, इंसाफ घोषणा पत्र। गारंटियाँ आम आदमी पार्टी देती थी, लेकिन आपने कुछ अलग जो है इसमें करने की या दिखाने की कोशिश की है। इसके मायने मैं वो आपसे समझना चाहूँगा। वो इसलिए कि 10 साल जो चला है, ये भारत में अन्याय काल चला है। यहाँ हर तबके के साथ अन्याय हुआ है, सिवाय जो जी, बहुत अमीर लोग हैं, जिनके कर्जे भी माफ़ किए गए, जिनको तरह-तरह के लोन भी दिए गए, जिनको हज़ारों, लाखों, करोड़ रुपया खाने के बाद विदेश जाने का मौका दिया गया। तो उन जिनको तरह-तरह से जो संस्थान पिछले 17 साल में बनाए गए थे, उनको कमज़ोर करके जैसे बीएसएनएल है, जैसे ओ ओएनजीसी है, जैसे डिफरेंट पोर्ट्स हैं, रेलवे स्टेशंस हैं, इनको ठीक है। कमज़ोर करके इनको अमीरों को देने का काम किया गया है। सो अमीर लोगों को कुछ जो 15, 20, 30 लोग हैं, इनको फ़ायदा पहुँचाने के बजाय सारे देश को इन्होंने बीजेपी की सरकार ने परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उनकी आर्थिक जो है, उनको आर्थिक रूप से कमज़ोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। देखिए, हम और राहुल गांधी जी खास तौर पे और कांग्रेस पार्टी शुरू से कहती रही है और कई बार कह चुके हैं कि जो भारत का यूथ है, वो बेरोज़गार हो रहा है। पंजाब में भी राहुल गांधी बहुत पहले कहते रहे कि पंजाब में नशा जो है, वो बढ़ रहा है। तब भाजपा के सारे नेताओं ने भी और शायद ठीक अकाली दल के भी कुछ नेताओं ने उनका बहुत मज़ाक उड़ाया था
क्या पंजाब को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो? और उनके बोलने के 3-4 साल बाद देखिए आप क्या क्या हाल हुआ है। ठीक है, तो वो जो ठीक बोलते हैं सच बोलते हैं। उन्होंने कहा कि व्यापारी बिज़नेस अपना जो मध्यम व्यापारी है, छोटा व्यापारी है, दुकानदार हैं, वो अपना बिज़नेस खो रहे हैं, तो वो बिज़नेस खो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो एमएसएमईज़ हैं, छोटे और मध्यम उद्योग हैं, उनकी हालत खराब हो रही है। आप डेटा निकाल के देख लीजिए सरकार का, कितने ठीक है। छोटे उद्योग, मझले उद्योग चलिए बंद ठीक हुए है, हैं। मध्य वर्ग के लिए कुछ नहीं किया गया, आपका ये कहना है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से बीना तंगराज हमारे ये नहीं साथ है, कह रहा आपके हूँ, मैंने सवालों के SC जवाब लेंगे, एक एक करके आपके सवालों के जवाब लेंगे, उसके बाद मैं वापस आपके पास आऊंगा। मैडम क्या कहेंगे? वो कहते हैं कि उद्योगपतियों के लिए सरकार ने काम किया, बेरोजगारों के लिए कुछ भी नहीं दिया, छोटे जो व्यापार थे उनको तकरीबन जो है उनको बेनिफिट्स नहीं मिले, जिसके चलते व्यापार बंद हुए। कई तरह के सवाल आपके ऊपर, क्या कहेंगे मैम? जसबीर सिंह जी, मुझे लगता है राजीव जी जो है ये कुछ ज्यादा ही जो है कांग्रेस प्रेमी है और देश प्रेमी कम है। आज जो हम भारत में स्थिति मैं देश देख रहे प्रेमी हैं, हूँ। किस तरह से जो है जो युवा पीढ़ी है उनके लिए जो है रोजगार के साधन बड़े हैं। आप मैं छोटा सा एग्जांपल अयोध्या जी का मैं लेना चाहती हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी की इच्छा शक्ति से जो है आज वहां पर श्री रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई और मंदिर जो है श्रद्धालुओं के लिए जो है खुल गया। और ऐसे जो मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ जसबीर जी। और आज अयोध्या जी में मंदिर खुलने की वजह से आज आप वहां पर रोजगार देखेंगे। एक छोटा सा रेडी वाला भी जो है वो पूरी छोले बेचकर जो है दिन में जो है कम से कम 5-6 हजार से कम नहीं कमाता होगा। लाइन लगी होती है वहां पर। आज वहां पर कंस्ट्रक्शन जो बिजनेस में है और लेबर क्लास हो गया, चाहे वो छोटे दुकानदार है, चाहे रेडी वाले हैं, चाहे होटेलियर्स हैं, आप किसी भी स्तर पर देख ले उनके लिए बेपनाह जो है उनके रोजगार बड़े हैं। इसी तरह से आप एक्सप्रेस देख ले किस तरह से जो है पूरा भारत जो है सड़कों के जाल से बिछ रहा है। तो क्या वहां पर रोजगार नहीं आ रहा? आप इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, बड़े उद्योगों की क्या बात कर रहे हैं? क्या भारत में उद्योग आएंगे तो क्या भारत की आगे तरक्की नहीं होगी? आप राजीव जी मुझे ये बताएं कि आपने सबसे ज्यादा साल तक जो है भारत में जो है शासन किया, आपने भारत का विभाजन करने के अलावा, भारत को पाकिस्तान और बांग्लादेश में विभाजित करने के अलावा भारत के लिए क्या किया? आज जो है आप आपने जसबीर सिंह जी ने पहले कहा, आज जो उन्होंने एक नाम रखा, एक स्लोगन दिया, मैडम मेरा सवाल ले लीजिए, उन्होंने एक स्लोगन दिया है कि हाथ बदलेगा पंजाब। ये एक स्लोगन दिया है, इंसाफ घोषणा पत्र उन्होंने नाम रखा है पंजाब में, और किसानों के हित के लिए, मजदूरों के हित के लिए तमाम ऐसे अन्य वादे, 25 से ज्यादा एक लिस्ट आई है जिसमें 25 ऐसे वादे कांग्रेस पार्टी ने किए हैं कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो हम जो है इन 25 वादों को जो है वो जो है पूरा करेंगे। जसबीर सिंह जी, इन्होंने अपने घोषणा पत्र में एमएसपी के बारे में कहा कि भाई हम जो है हमारी सरकार आई तो हम एमएसपी ला कर देंगे। क्या ये मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट पढ़ रही हूँ, केवी थॉमस, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर, 2010 में जो है उन्होंने राज्यसभा में स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा था कि भाई मनमोहन सिंह जी ने जो है ये कहा है कि भाई एमएसपी जो है वो यूपीआई गवर्नमेंट जो है उसको लागू नहीं कर सकती, क्योंकि जो है यदि एमएसपी लागू होती है तो offering a legal guarantee for the procurement of all crops at minimum support price would leave very little money in the government's coffer for other development and social goals। तो ये तो इनकी अपनी सरकार मनमोहन सिंह जी के जो रिजाइन टाइम पर जो है वो स्वामीनाथन कमेटी को जो है रिफ्यूज कर चुकी है। वो कह चुकी है कि एमएसपी जो है वो लागू हो ही नहीं सकता। यदि वो 2010 में लागू नहीं था तो आज किस तरह से लागू कर देंगे? आज जब कांग्रेस की स्थिति ऐसी है, जब जो है राहुल गांधी जो है भारत जोड़ो या भारत तोड़ो यात्रा निकालकर जो है टी शर्ट बेचकर जो है कांग्रेस को बचाने के लिए जो काम कर रहे, आप यदि बात करते हैं सिर्फ घोषणा पत्र लाना ही जरूरी नहीं है। उस घोषणा पत्र को ग्राउंड लेवल में जो है उसको इम्प्लीमेंट करने की जो है शक्ति, जो घोषणा पत्र सभी पार्टियां जारी करती हैं, ठीक है। 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की गवर्नमेंट, ठीक है मैडम, ठीक है, और भारतीय जनता इसको ठीक है। घोषणा पत्र हर एक जो पार्टी है वो चुनाव के समय उसको रिलीज करती है, लेकिन वो घोषणा पत्र कितनी हद तक सही है और सरकार बनने के बाद कितनी बातों पे खरी उतरती है उस समय की सरकार, ये तो जनता जानती है। हमारे साथ में श्रोमणी अकाली दल से अजय कुमार हमारे साथ है। अजय जी, कैसे देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने अपना जो है इंसाफ घोषणा पत्र
जिसका नाम बड़ा मुझे लगता है दिलचस्प है, वो रखा है और ये कह दिया कि हम तो भाई किसानों के हित के लिए और बेरोजगारों के हित के लिए जो है काम करने वाले हैं और इस तरह से 25 से ज़्यादा उन्होंने अपने जो है इस गारंटी लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करूँगा, उनका ये इंसाफ घोषणा पत्र है कि हम 25 ऐसे वादे कर रहे हैं जो हमारी सरकार बनते ही पूरे होंगे। जी जजबीर जी। जजबीर थोड़ा सा समय दे देंगे, मैं थोड़ा डिटेल में आपको बता देता हूँ। पिछले 10 साल से कांग्रेस पार्टी देश में सरकार में नहीं है और वो तिल मिला रही है कि किसी तरीके से उनको झूठे सच्चे वादे करके देश के लोग जितवा दें और वो किसी तरीके से सेंटर में अपनी सरकार बना ले, चाहे इंडी के थ्रू ही बना ले, क्योंकि उनको खुद को तो अपने आप में विश्वास नहीं है। दूसरी चीज, इन्होंने जो अपनी न्याय यात्रा की तरह इस घोषणा पत्र को भी न्याय घोषणा पत्र का नाम दे दिया है, जिसमें युवाओं को न्याय देना है, किसानों को न्याय देना है और नारी को न्याय देना है। ये बिल्कुल आधारहीन है। सबसे पहले 30 लाख सरकारी नौकरियां देने का जो वादा कर रहे हैं, उसके अलावा इंटर्नशिप के लिए 1 लाख रुपया सालाना देने का जो वादा कर रहे हैं, घर की सबसे बुजुर्ग महिला को 1 लाख रुपया सालाना उसके अकाउंट में डालेंगे और किसानों का एमएसपी लेके आएंगे। इनके प्रताप बाजवा जी ने ऑन रिकॉर्ड कल की डिबेट में माना है कि हमने एमएसपी लागू नहीं की, हमारी गलती थी, इसलिए हम सत्ता से बाहर हो गए थे। तो अब क्या गारंटी है कि जो दोबारा जो वादे कर रहे हैं देश के लोगों के साथ, पंजाब के किसानों के साथ, देश के किसानों के साथ ये वादा दोबारा निभाएंगे। उससे अगली बात, देश में 15.5 करोड़ के करीब किसान हैं जिनके ऊपर 21 से 23 लाख करोड़ रुपए का कर्जा चढ़ा हुआ है और इन्होंने कहा है कि हम देश की महिलाओं को 1 लाख रुपया सालाना उनके अकाउंट में डालेंगे। टोटल अगर मैं अपना 80% जो लोगों को अनाज दिया जा रहा है देश में, अगर उनको मैं परिवार के इकाइयों में अगर डिवाइड करूं तो तकरीबन 16 करोड़ परिवार बन जाएंगे। अगर 1 लाख को 16 करोड़ से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 16 लाख करोड़ रुपए उसका बन जाएगा। इन्होंने कहा किसानों का अपना लोन माफ करेंगे, कर्जा माफ करेंगे, उसके ऊपर भी 8 से 10 लाख करोड़ रुपए का अलग से बोझ पड़ेगा। अगर ये सारा टोटल आप कर लोगे तो ये तो करीब 40-50 लाख करोड़ के करीब बन जाएगा और देश का जो टोटल बजट आता है वो 45 से 47 लाख करोड़ रुपए का आता है। तो इनका जो विजन है वो समझ ही नहीं आया, आधारहीन बातें करते हैं। इन्होंने ये तो कहीं नहीं बताया कि ये जो पैसा है हम कहां से लेके आएंगे, घोटाले करके लाएंगे बाहर से या किसी और वजह से लाएंगे। इनके पास कोई विजन, ये आधारहीन बातें करते हैं। इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी ने हजारों वादे किए थे देश के लोगों के साथ, आज तक क्या किया? इनके एक्टिव प्राइम मिनिस्टर ने तब कहा था ऑन टीवी कि हम लोग वहां से 1 रुपया बेचते हैं, यहाँ 10 पैसे पहुंचते हैं। अरे ये तो खुद ही अपनी सरकार के ऊपर लांछन लगाते हैं, तो लोग इनका विश्वास क्या करेंगे सर? चलिए ठीक है। आपने सवाल किया है, उस सवाल का जवाब देने के लिए राजीव शर्मा जी हमारे साथ है। राजीव जी क्या कहेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और अकाली दल के प्रवक्ता, आज आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पे नहीं है, लेकिन सवाल यही है कि जब आपकी सरकार सत्ता में थी उस समय भी तो कई वादे थे तो उन्हें पूरा नहीं किया गया, तो आज जनता आपसे कैसे इत्तेफाक रखेगी कि भाई आपने जो 25 ये वादे कर दिए हैं या इंसाफ और न्याय जो घोषणा पत्र है जिसमें आपने 25 से ज्यादा ये कह दिया कि हम आते ही सरकार हम इनको पूरा करेंगे, तो कैसे जनता का बोलेगी सर? देखिए, इन्होंने एक बोला कि सरकार, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि 15 पैसे पहुंचते हैं, तो वो लांछन लगाना नहीं था, वो सिस्टम की खामियों के बारे में आत्म विश्लेषण करना था कि सिस्टम में कहाँ खामियां हैं, तो हम उनको कैसे दूर कर सकते हैं। तो उसको दूर करने की दिशा में प्रयत्न भी हुए। जहां तक सवाल है कांग्रेस के वादे पूरे करने का, अब थोड़ी देर पहले 10 साल पहले चले जाओ, ये मैं तथ्यों पे बात कर रहा हूँ। जो कच्चा तेल आता था उसकी कीमत $110 प्रति बैरल से लेके 140-45 डॉलर प्रति बैरल थी 2014 से पहले। उसके बाद कुछ दुनिया में हालात ऐसे बने कि उसके कच्चे तेल की कीमत $25 तक भी, $20 तक भी पहुंच गई। तो जब हम 140, 130, $120 प्रति बैरल कच्चा तेल खरीद के हम देशवासियों को 70 रुपए पेट्रोल देते थे और उसके बाद 35-40 रुपए डीजल देते थे, तो पैसा कहां से आता था? आज $50 प्रति बैरल तेल खरीद के मोदी सरकार 100 रुपया प्रति लीटर तेल दे रही है, 90 रुपए प्रति लीटर डीजल दे रही है। तो इतना प्रॉफिट वो कांग्रेस पार्टी की मैनेजमेंट थी, वो इतना सस्ता तेल दे पाती थी। आज
जो तो आप विपक्ष में हैं सर, आप उसकी आवाज बुलंद कीजिए। आप विपक्ष में हैं, आपने क्यों नहीं जनता का, देखिए लोगों ने आपको चुना है, विपक्ष में बिठाया है, चुना मतलब लोगों की जिम्मेदारी बनती है आपके प्रति। और जब लोकसभा में आप कांग्रेस के जो वहां पे लोकसभा सांसद वहां पे पहुंचते हैं तो लोग हित में क्यों आवाज बुलंद नहीं करते? पीछे तेल की कीमत कम है तो आप इतना रेट क्यों रखा हुआ है आपने? देखिए लोग ये समझते हैं, लेकिन कुछ देर के लिए लोग जो है वो कम्युनल राजनीति में, सांप्रदायिक राजनीति में, धर्म के नाम की राजनीति में, कभी शहीदों के नाम पे वोट मांगते थे। प्रधानमंत्री खुलेआम चुनावी सभाओं में 19 में शहीदों के नाम पे वोट उन्होंने बीजेपी के लिए मांगे हैं। तो इस तरह के जो अलोकतांत्रिक काम करते हैं तो कभी कुछ देर के लिए लोग उन बातों में आ जाते हैं। मैं दूसरी बात कर रहा था कि ये 700 रुपया प्रति जो गैस का सिलेंडर है वो कांग्रेस से ज्यादा वसूल कर रहे हैं। तो कांग्रेस भी तो 400 रुपए में दे रही थी ना, तो वो पैसा कहाँ से आया? वो कांग्रेस की मैनेजमेंट थी ना। टैक्स भी कम थे, जीएसटी भी कम थी। अब तो हर चीज पे जीएसटी लगाइए, दूध पे भी जीएसटी लगा दीजिए, दही पे भी जीएसटी लगा दीजिए, मक्खन पे भी जीएसटी लगा दीजिए। मतलब बच्चों के खाने की चीजों पे भी ये जीएसटी वसूल कर रहे हैं। मेरे को करेक्ट कर दीजिए अगर मैं गलत हूँ। मैंने सुना था कि जब शमशान घाट जाते हैं ना तो वहां पे भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पे इन्होंने जीएसटी लगा दिया है। बिल्कुल, कहीं छोड़ा ही नहीं है, इतना पैसा वसूल कर रहे हैं ये। तो ये चीज कांग्रेस सरकार में नहीं चलती थी, तब पैसा कहाँ से आता था? तो कांग्रेस सरकार की, और कांग्रेस सरकार में ग्रोथ कितनी थी? जो मनमोहन सिंह सरकार की एवरेज ग्रोथ थी, ये भी मैं तथ्यों पे बात कर रहा हूँ, वो 6.7% थी। क्यों सत्ता से दूर है सर? जनता ने क्यों सत्ता से दूर कर दिया? अगर कांग्रेस पार्टी ने अच्छे काम किए थे, क्योंकि ये जनता है और लोकतंत्र है, देश में लोकतंत्र काम करता है, जनता के हाथ पूरी पावर है। तो ऐसे में आप कहते हैं कि बहुत अच्छे काम किए थे, लेकिन जनता आपके साथ क्यों नहीं वहां पे उस समय खड़ी रही? आपको हिस्ट्री में ले जाता हूँ। 1920-25 में हिंदुत्व वाली पार्टीज आई थी। पहले जनसंघ बना, फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बनी। इनको कभी भी हमारे जो बुजुर्ग थे ना बड़े, वो कभी भी इनको वोट नहीं डालते थे। जनसंघ ले लो या भाजपा ले लो, कुछ साल तक इनको 2 सीटें आती थी, 4 आती थी, 6 आती थी, क्योंकि उनको इनका रिकॉर्ड पता था, इनके नेताओं की जो है जो कार्रवाई किस तरह वो काम करते हैं वो पता था। तो थोड़ी बीच में इनको 90 में जब इन्होंने धार्मिक उन्माद पैदा करना शुरू किया, जब इन्होंने सांप्रदायिक राजनीति पैदा करना शुरू करी, तब इनका थोड़ा बढ़ना ग्राफ शुरू हुआ है। तो लोगों ने सोचा चलो इस पार्टी, कांग्रेस तो बहुत देर से आ रही है, तो इस पार्टी को भी हम करके देख लें। जैसे पंजाब में अकाली दल और ट्रायल के तौर पर लोगों ने, आप ये कहना चाहते हैं कि ट्रायल के तौर पर लोगों ने बीजेपी की सरकार को सत्ता में लाए, लेकिन दूसरी बार सरकार सत्ता में आने के बाद अब तीसरी बार बनाने के दावे कर रही है। चलिए ठीक है, मैं वापस आपके पास आऊंगा। आईबी की रिपोर्ट है, इनकी अपने संस्थाओं, उनके अपने एजेंसियों की रिपोर्ट है। ठीक है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, वो ठीक है, वो जनता तय करेगी, लेकिन दावा तो सभी पार्टियां करने का अधिकार रखती है ना। ठीक है, मीना तंगराज हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। मैडम क्या कहेंगे? एक जो है एक बड़ा बयान है मेरे पास जिसमें कांग्रेस के लीडरों ने ये दावा किया है, मैं नाम लेके बताऊंगा। कांग्रेस के जो प्रधान है पंजाब के, राजा वड़िंग, उन्होंने कहा है कि आज मोदी सरकार जो अपने काम को गिना रही है वो कांग्रेस पार्टी के शुरू किए हुए हैं। राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट ऑफ फूड, वो कहते हैं कि आज जो भी योजना चल रही है वो कांग्रेस ने शुरुआत की थी, लेकिन आज उसी के काम को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी लोगों को ये बतला रही है कि हमने लोकहित के लिए बड़े अच्छे कदम उठाए, जबकि उसकी सच्चाई ये है कि कांग्रेस ने ये सारे जो थे लोगों हित के लिए जो ये योजना थी उसको शुरू किया था। क्या कहेंगे? जसबीर सिंह जी, आज आप देखेंगे भारत के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। एक वो समय था, जैसे इन्होंने कहा कि राजा वड़िंग जी का आपने नाम लिया, कि योजनाएं बनती थी पर वो ग्राउंड लेवल में इम्प्लीमेंट नहीं होती थी, उसके ऊपर कोई मॉनिटरिंग जो है, कोई कमेटी नहीं होती थी। आज जो भी योजनाएं बनती हैं, जो भी योजनाएं लागू की गई है, उसमें डायरेक्ट बेनिफिशियरी जो है उसका अकाउंट से जो है जो स्कीम जो है वो कनेक्टेड है। और जो पहले जितने भी घोटाले जो है 20 लाख करोड़ के आसपास, मैं उसकी पूरी सूची पे नहीं जाऊंगी, जितने भी घोटाले हुए, और उसका मेन कॉज यही था कि योजनाएं जरूर बनती थी, उस योजनाओं का लाभ जो है ऊपर बैठे मंत्री और लीडर्स जो है वो ले जाते थे। और आज उसका जो हम एग्जाम्पल देख रहे हैं कि जितने भी वो 27 आम आदमी पार्टी ने लीस्ट घोषित करी थी करप्ट लीडर्स की, आज वो 27 के 27 जो है आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर इंडी गठबंधन बनाकर जो है इलेक्शन लड़ रही है। यदि कांग्रेस ने
लागू किए थे, इतनी योजनाएं लेकर आए थी जो एग्जाम्पल बन सकती थी, तो इनको क्या जरूरत थी एक नई इंडी गठबंधन बनाने की? आज जो है मेरे ख्याल से 30 या 35 एमपी तक सीमित रह गए और 3 प्रदेशों तक सीमित रह गए। यदि इतनी इनकी योजनाएं जो है वो जनहित की योजनाएं लोगों को पसंद आ रही थी, तो आज ये स्थिति नहीं होती। आज भारतीय जनता पार्टी एनडीए गवर्नमेंट जो है सरकार सेंटर में नहीं होती। और जसबीर सिंह जी, आप फार्मर्स की ये बात करते हैं, यदि भारतीय जनता पार्टी एनडीए गवर्नमेंट जो है दूसरी बार जो है केंद्र में शासित हुई है, तो दैट इज ड्यू टू फार्मर्स। आज भारत जो है एक किसानी देश है और मैक्सिमम जो है किसानों के वोट की वजह से जो है तीसरी बार भी जो है भारत में जो है एनडीए की वो सरकार किसान तो आपके साथ खफा है मैम। वो किसान जिनकी आप बात करें वो तो आपके साथ नाराजगी दिखा रहे हैं, आपका विरोध कर रहे हैं। पंजाब के गांव में जब आपके उम्मीदवार जाते हैं तो उनका विरोध जो है वो करते हुए किसान ही नजर आते हैं। और यहाँ तक किसानों ने ये नया ऐलान किया है, कोई भी भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार प्रचार करने आएगा तो उससे सवाल पूछा जाएगा कि भाई शंभू बैरियर पे उन्हें क्यों रोका गया, उन्हें क्यों अपनी बात नहीं रखने दी, एमएसपी पर जो उनके साथ में गारंटी दी गई थी या उनके साथ में वादे किए गए थे उनको क्यों पूरा नहीं किया गया। तो ऐसे में आप खुद मान रही है कि किसान बड़े पैमाने पे है, तो लेकिन किसानों की नाराजगी अगर आपको झेलनी पड़ती है तो कहीं ना कहीं वो तो चिंता की बात है ना आपके लिए। सिंह जी, आप मुझे बताएं, यदि आज जो है पंजाब के किसानों को जो है यूरिया पे सब्सिडी मिल रही है तो वो किसने दी? वो हमने दी। यदि आज पंजाब के किसानों को 6,000 रुपए प्रति साल जो है मिल रहा है वो हमने दिए। यदि स्वामीनाथन कमेटी की जो इंश्योरेंस क्रॉप इंश्योरेंस गारंटी थी वो किसने दी है? वो एनडीए की सरकार ने दी है। और जो आप किसानों की बात करें, किसान जो है बिल्कुल भी भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकार से रुष्ट नहीं है। हाँ, कुछ किसान जत्थेबंदियां हैं जो इस मसले को लेकर बैठी है। उनके साथ आप बताएं कौन सी सरकार है जिसको जो है खुले दिल से जो है या अपने 3 मंत्रियों को जो है बातचीत करने के लिए जो है भेज दिया हो? भारतीय जनता पार्टी हर जो है फेस पर जो है किसान जत्थेबंदियों के साथ बात कर रही है और उनको जो है कन्विंस करने कर रही है। और मैंने किसानों की बात करी, जत्थेबंदियों की बात नहीं करी है। आप पंजाब में छोड़कर बाकी प्रदेश में किसानों का आंदोलन है और पंजाब सबसे ज्यादा एमएसपी पर जो है धान और जो है ये अपना गेहूं की फसल जो है वो खरीद जाती है और 100% फसल की जो है वो खरीद जो है एमएसपी के ऊपर होती है। उसके बाद भी नाराजगी है तो वो किसानों की नाराजगी नहीं है, वो किसान जत्थेबंदियों की, कुछ भी किसान यूनियंस की नाराजगी है। और अजीत साहब बैठे उसका कारण ये भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। चलिए ठीक है मैडम, आपकी बात आगे। श्रोमणी अकाली दल के प्रवक्ता अजय कुमार हमारे साथ है। अजय कुमार जी, आप खेतरी पार्टी से हैं और आपसे मेरा ये सवाल है, पहले तो ये सवाल है सुखबीर सिंह बादल की बिगड़ी तबीयत को लेकर कुलदीप सिंह धारीवाल जो कि आम आदमी पार्टी के मंत्री हैं पंजाब में, आम आदमी पार्टी के बड़े लीडर हैं, उन्होंने एक जो मजाक कर दिया और ये कह दिया कि अभी तो चुनावी दंगल सजा भी नहीं है, लेकिन उससे पहले तबीयत बिगड़ना और इस तरह से जो है एक दिन की रेस्ट होना, क्योंकि वो उस समय उनकी तबीयत बिगड़ी जबकि वो पंजाब बचाओ यात्रा निकाल रहे थे, तो उन्होंने उस पर टिप्पणी की है, उस पर मजाक किया, क्या कहेंगे उस पर? देखिए जजबीर जी, वैसे मैंने वो बयान सुना नहीं है, लेकिन अगर कुलदीप धालीवाल जी ने ऐसा कोई कमेंट कर दिया है तो ये आम आदमी पार्टी की फितरत में लिखा हुआ है। कल हमारी पंजाब बचाओ यात्रा के ऊपर एक बच्चे की स्पीच कर दी तो उसको लेके उसके बच्चे की कंप्लेंट करने चले गए थे। बताओ, चीमा साहब अपने वहां तो गए नहीं थे जहां पे 23 लोग नशीली शराब पीने से मर गए थे, वहां तो वो जा नहीं पाए थे, वहां तो वो टिप्पणी कर नहीं पाए थे। अगर देखिए ह्यूमन बीइंग है, कोई भी, मैं हूं आप, कोई भी हो सकता है, कोई भी बॉडी है, कभी भी बीमार हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि उसके ऊपर आप तंज करना शुरू कर दो। इनके पास सिवाय तंज करने के और कुछ है ही क्या? ना पंजाब की जनता के लिए जवाब दे पा रहे हैं और ना देश की जनता को इंडी गठबंधन के साथ जुड़ के जवाब दे पा रहे हैं। सवाए तंज करने के इनके पास और कोई चारा नहीं है सर। जी सर। चलिए ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि इनके पास कुछ और चारा नहीं है, लेकिन जिस तरह से जाति जनगणना को लेकर मेरा आपसे सवाल है, क्योंकि हर क्षेत्रीय पार्टी उसके पक्ष में रहती है, क्या श्रोमणी अकाली दल का क्या स्टैंड है? क्योंकि ये 10 साल है और जाति जनगणना को लेकर अभी तक आंकड़े भी नहीं पेश हुए, जबकि 2011 में कांग्रेस पार्टी ने उसको पेश करना था, उस समय वो नई आंकड़े बता पाई। उसके बाद मोदी सरकार आई और ये 2000 जो है उन्होंने 17 में जो करना था, तो वो उस समय भी कोविड का समय था, 18 में सॉरी, तो उस समय भी वो कर नहीं पाए। तो आप जो है इसके कितने पक्ष में हैं? क्या इसका आंकड़ा होना चाहिए? क्या आप इसके जाति जनगणना के हक में हैं?
देखिए सर, देश में सभी संप्रदाय के लोग रहते हैं। जाति जनगणना, देखिए काफी समय से ये एक एक्ट है जो लटका हुआ है। कई बार इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई, इसके ऊपर बात करने की कोशिश की, लेकिन हुआ नहीं है। अगर ये हो जाता तो इसमें बुराई क्या, लोग सारा डाटा क्लियर होकर जो जनता के सामने आ जाएगा कि इसमें क्या क्या है। बाकी बात अब जो कह रही है कि कांग्रेस पार्टी ने भी नहीं किया, कांग्रेस पार्टी तो वैसे भी अपने कई किए हुए वादों के ऊपर ही नहीं खरी उतरती है। तो ये छोटी मोटी बातों को लेकर इधर उधर कोई ना कोई बयानबाजी करते ही रहते हैं। अभी मैं आपको एक चीज और ऐड कर देता हूँ। चलिए मैं आपके सब्जेक्ट जो आपने पूछा उससे थोड़ा हटके बात करने लगा हूँ कि जैसे अपना मैनिफेस्टो में कांग्रेस पार्टी ने 2.0 जीएसटी लाने की बात करी है, जिसको जिससे कि मतलब जिसे हम रेवेन्यू न्यूट्रल भी कह सकते हैं। रेवेन्यू न्यूट्रल में जिससे सरकार की मौजूदा आमदनी पर फर्क ना पड़े, उसके लिए कम से कम हमें 29% टैक्स लगाना पड़ेगा। अगर इतना टैक्स कोई भी सरकार अफोर्ड नहीं अपना नहीं लगा सकती, देश की जनता अफोर्ड नहीं कर सकती, अगर ये टैक्स 18% के करीब लगाते हैं तो ये सरकार नहीं चला सकते। तो कांग्रेस पार्टी जो अपना और सवाल पूछ रही है, उसके अलावा इनको ये पंजाब के लोगों को, देश के लोगों को इस बात के भी बताना चाहिए कि हमारा जो इतना बड़ा हमने मैनिफेस्टो तैयार कर दिया हिंदुस्तान के लिए, उसका बेस क्या है, उसका आधार क्या है। इससे पहले भी पंजाब में जब कैप्टन ने 2017 में अपनी सरकार बनानी थी, उसने 50 वादे किए थे, लेकिन पूरा कोई नहीं किया था सर। चलिए ठीक है अजय जी, ठीक है, आपकी बात आ गई। राजीव शर्मा जी हमारे साथ है कांग्रेस से। राजीव जी, एक बड़ा बयान है क्योंकि आपके न्याय घोषणा पत्र को लेकर कई तरह के सवाल है और बीजेपी ने ये कहा है कि आपका जो न्याय घोषणा पत्र है वो मुस्लिम लीग की तरह है ये। और दूसरा मेरा एक और सवाल दे दीजिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने 1984 में हुए सिख कत्लेआम को लेकर बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जो सिखों के साथ में किया वो सिख कौम कभी भूलेगी नहीं, और भारतीय जनता पार्टी ने सिखों के लिए बहुत अच्छे कदम उठाए हैं, तो सिखों के साथ वो खड़ी है क्योंकि देश में अहम भूमिका सिखों ने निभाई है, चाहे वो सुरक्षा के मामले में हो, चाहे देश की उन्नति में के मामले में हो। वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिखों के साथ खड़ी है और कांग्रेस पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं सिख कत्लेआम को लेकर वो सवालों पे है। नहीं, ये देखिए, जब वो मैनिफेस्टो कांग्रेस की बात करते हैं और इस तरह के बेसिर पैर की बातें करते हैं मुस्लिम लीग और वो तो उनको याद आ जाती है, उनके मुस्लिम लीग तो उनके साथ ही रही है। मुस्लिम लीग के साथ मिलके हिंदू महासभा ने और आरएसएस ने और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनको ये अपना नेता मानते हैं, जो जनसंघ के पहले प्रेसिडेंट थे, संस्थापक थे, उन्होंने अंग्रेजों को चिट्ठियां लिखी हैं, रिकॉर्ड में है कि हम आपको बताते हैं कि भारत जोड़ो महात्मा गांधी कांग्रेस के आंदोलन को कैसे समाप्त किया जा सकता है। हम आपके अंग्रेजों जी, हम आपके साथ हैं। ये तो रिकॉर्ड में है। तो मुस्लिम लीग के साथ मिलकर इन्होंने पाकिस्तान बनवाया, नहीं तो पाकिस्तान बनता ही ना। तो ठीक है, तो ये इनको दोबारा अपनी याद आ रही है अपने पुराने दोस्त की। दूसरी बात मैं इसकी बात करता हूँ जो मैडम मीना जी ने बोला कि डीबीटी के बारे में, कि डीबीटी तो कांग्रेस पार्टी लेके आई थी, लेकिन लाई थी वो 2013 में। तो कांग्रेस को इतना प्रचार करने की आदत नहीं है, तो डीबीटी तो तभी से शुरू हो गया था, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर तभी से शुरू हो गया था। तो उसके बाद इन्होंने किया। तो कांग्रेस पार्टी तो जो ट्रांसफर में लीकेज होती है उसको रोकने की बात करती है कि उसको रोका जाए। बीजेपी तो सीधा वसूली करती है, ये ठेका है 5-4 करोड़ का, पहले हमारे इलेक्टोरल बॉन्ड ले लो, इतना पैसा हमें पार्टी के फंड दे दो, तब ये ठेका आपको मिलेगा। कितने तो आपको गिना देंगे हम, पहले पैसे दिए आज और महीने बाद 1.5 चलिए, खरीदो फरोख्त की आप बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कई तरह के सवाल है सर जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए। हाँ जी, दूसरी इन्होंने क्रॉप इंश्योरेंस की बात करी। तो क्रॉप इंश्योरेंस तो जो बड़े इंश्योरेंस कंपनियां हैं जिनके धन्ना सेठ चलाते हैं, उनको प्रॉफिट कमाने का साधन मिल गया है। बाकी 500 रुपया किसानों को झुंझुना दे के ये इन्होंने सब्सिडी फर्टिलाइजर खत्म कर दी। जो 100 रुपए का मिलता था कुछ, वो अब 150, 200 रुपए हो गया। फर्टिलाइजर्स के पिछले 10 साल में डबल से भी ज्यादा हुए हैं। सीड्स पे सब्सिडी खत्म कर दी, डीजल पे सब्सिडी खत्म कर दी, उसको 40 से बढ़ा के 90 रुपए कर दी। तो जो भी किसान यूज करता था 500 रुपया दे के कम से कम उनके 10,000 रुपए का बोझ डाल दिया। तो ये तो मूर्ख बनाने वाली बात होगी ना। तो एक बात, दूसरा कास्ट सेंसस की बात है।
लास्ट सेंसस में कांग्रेस ने नहीं किया, ये सब महसूस करते हैं, पहले कर देना चाहिए था, लेकिन अब ये गारंटी दे दी है जैसे कांग्रेस सरकार आएगी। तो 2000 जहां तक लास्ट में ये पूरा आप जाति जनगणना की आप बात करें, 2011 में लास्ट, उस समय यूपीए की आपकी सरकार थी, तो उस समय इसके आंकड़े जन तक क्यों नहीं किए गए? ये भी एक सवाल आपके ऊपर है ना। हाँ, वो जो है, वो जो उस वक्त एक कॉलम लगा दिया था, लेकिन हम नहीं किया। उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी कि वो जो आंकड़े हैं क्या वो विश्वसनीय है कि नहीं है, उसके बारे में कुछ लोगों ने सवाल उठाए थे, तो उससे कोई गलत संदेश ना चल जाए इसलिए शायद वो नहीं किया गया। लेकिन अभी इसको जातीय जनगणना जैसे ही कांग्रेस सरकार आएगी, सही पैमाना अपनाते हुए, सही तरीका अपनाते हुए किया जाएगा और सब जातियों की कितनी जनसंख्या है वो सामने आ जाएगी और फिर उससे पता लगेगा कि कौन सी जाति जो है वो व्यापार में, नौकरियों में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पीछे रहती है। तो जो पीछे, ठीक है। अगर आपकी सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार आती है, तो आप जाति जनगणना जो है उसके आंकड़े जो है वो सामने लाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी पर लगातार आप जो है कांग्रेस के लीडर ये बयान, ये इस तरह के आरोप लगाते हैं कि जाति जनगणना जो है बीजेपी करना ही नहीं चाहती है, उस बात को लेकर बीजेपी भागती है। उस सवाल का जवाब हम मैडम मीना तनाज जी से लेंगे। मैडम क्या कहेंगे? ये कांग्रेस के बयान है कि भाई आप ये इस बात को लेकर भागते हैं, और 2021 में हालांकि जब ये आंकड़ा 10 साल के बाद हर बार पेश करना होता है, उस समय आप नहीं कर पाए क्योंकि उस समय कोविड का जो एक कार्यकाल चल रहा था। तो ऐसे में अगर आपकी सरकार सत्ता में आती है तो क्या आप ये आंकड़ा सामने लेके आएंगे जिसको लेकर कांग्रेस दावा कर रही है? इनके अपने बयान हम नहीं कराएंगे, इनके मंत्रियों के बयान। जसबीर सिंह जी, आप प्रेस में रहते हैं तो आपको याद होगा छत्तीसगढ़ में जब इलेक्शन थे, हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने पत्रकारों को एक बयान दिया था कि भाई भारतीय जनता पार्टी जो है वो जातीय सेंसस के जो है खिलाफ नहीं है। पर भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत खास आदत है कि वो कोई भी फैसला जो है उसके ऊपर पूरे विचार कर उसके ऊपर बिना डिस्कशन कर लोगों की जो राय लेकर नहीं करती, और जो भी वो फैसला लेती है वो लोगों के हित में लेती है। और ये अमित शाह जी ने कहा था कि भाई हाँ, इस पर यदि हम फैसला लेंगे तो इसको प्रॉपर थॉट देकर जो है उस पर जरूर फैसला लेंगे। तो ये कहना कि भाई भारतीय जनता पार्टी जो है वो जातीय जनगणना के जो खिलाफ है, ये बिल्कुल ही गलत है। और आज जो है हम यदि भारतीय जनता पार्टी एनडीए की बात करें तो सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी की जो थॉट था जिसकी वजह से जो है आज जो है ट्रिपल तलाक जो है वो खत्म हुआ। आज हमारी मुस्लिम बहनों को जो है जीवन जीने का जो अधिकार मिला। आज यदि 370 हटा तो वो एनडीए की सरकार में हटा। आज जो है श्रीनगर से लेकर जो है कन्याकुमारी तक जो है वो भारत का अभिन्न अंग जो है हम जो है पूरे मान से कहते थे, और एक उस समय था जब कश्मीर जाने से पहले हम डरते थे। आज यदि जो है अयोध्या जी में जो है हम ये कहते हैं कि भाई हाँ हम श्री रामचंद्र जी के वंशज हैं, वो एनडीए की सरकार की वजह से हुआ। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो भी फैसला लेती है वो एक जो है माइलस्टोन की तरह जो वो स्थापित होता है, और जो भी फैसला लेगी वो राष्ट्र हित के, देश हित के और भारत को जो है परम वैभव की ओर लेकर जाने के लिए। चलिए, देश हित के लिए भारतीय जनता पार्टी जो है फैसले लेती है और जनता के हित के लिए फैसले लेती है, ये कहना है मैडम मीना तनाज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का। अजय कुमार हमारे साथ है, श्रोमणी अकाली दल के प्रवक्ता है। अजय जी, जब सत्ता से हट जाते हैं तब ये तमाम मुद्दे याद आते हैं, जनता के वो मुद्दे, वो वादे, चाहे उसको गारंटी का नाम ले लीजिए, चाहे उसको न्याय घोषणा पत्र का नाम दे दीजिए, चाहे उसको वादों का नाम दे दीजिए, लेकिन जब सत्ता से हम चले जाते हैं उस समय ये तमाम मुद्दे याद आते हैं। जब सत्ता में बैठे होते हैं तो उस समय जनता के ये वादे क्यों याद नहीं आते? और आज जब हम चुनाव की दहलीज पे हैं तो आज तमाम तरह के, आपकी पार्टी भी कर रही है, मैं आपकी पार्टी का भी बीच में नहीं छोड़ूंगा, आपकी पार्टी भी लगातार बड़े बड़े ऐलान वादे कर रही है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी भी है, भारतीय जनता पार्टी भी है, आम आदमी पार्टी भी है जो लगातार गारंटी दे रही। तो आपको नहीं लगता कि ये जनता से जब ऐसा वादा या ऐसी गारंटी या ऐसे उनके साथ में वादे किए जाते हैं तो उसको पूरा करना भी जो एक अधिकार होना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा कानून होना चाहिए कि जो आपने वादा कर दिया उससे पूरा कीजिए और समय की तय सीमा तक उसको पूरा कीजिए। बिल्कुल जजबीर जी, मैं आपकी इस बात से सहमति देता हूं। देखिए, पूरे देश में चुनाव हो रहे हैं और सारी पार्टियां अपने अपने वादों के साथ, मैनिफेस्टो के साथ, गारंटियों के साथ उतर आई हैं, फील्ड में उतर आई हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि कोई भी पार्टी जो भी अपना घोषणा पत्र जारी करती है
तो उसको अब एक लीगल डॉक्यूमेंट, जैसे पंजाब कि ये जो घोषणा पत्र है इसको एक लीगल डॉक्यूमेंट के तौर पे बना देना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ आप एक चीज नोट करिए कि वही पंजाब सरकार जो इंडी गठबंधन का भी हिस्सा है अपना दिल्ली में और उसके अलग स्टेट्स में, वहां पे जो राहुल गांधी जी ने या पंजाब के राजा वड़िंग जी ने एक घोषणा पत्र घोषित किया है, उसके ऊपर इनकी पार्टी की तरफ से कोई कमेंट नहीं आया कि इसको अब एक लीगल डॉक्यूमेंट बना देना चाहिए कि नहीं, क्योंकि है तो ये अंदर खाते एक ही सी। और दूसरी चीज, इनके राजा वड़िंग जी ने बड़े बेबाक होके कहा है कि आरटीआई कांग्रेस की देन है, एमएसपी कांग्रेस की देन है, मनरेगा कांग्रेस की देन है और भी कई चीजें की हैं, लेकिन उन्होंने एक बार भी ये नहीं बताया कि देश में 12 लाख करोड़ के जो घोटाले हुए थे वो भी कांग्रेस की देन है। चाहे उसमें अगस्ता डील हेलीकॉप्टर में 300 करोड़ की रिश्वत का मामला हो, चाहे टाटा ट्रक में जनरल वीके सिंह को 14 करोड़ रुपए की रिश्वत का हो, चाहे 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हो, चाहे डीएलएफ घोटाला हो, चाहे खेल घोटाला हो, उसके ऊपर बात नहीं करते। नए सिरे से पंजाब के लोगों को वो यहाँ मूर्ख बना रहे हैं और इंडी गठबंधन देश के लोगों को मूर्ख बना रहा है। एक और याद दिला देता हूँ, एक और उन्होंने जो है वादा किया है, वादा नहीं मैं कह सकता क्योंकि वो न्याय घोषणा पत्र है, उसमें उन्होंने कहा कि जो पार्टी दल बदलू लीडर है उनके ऊपर कानूनी लीगल डॉक्यूमेंट बनाएंगे अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आती है तो। मैं तो कह रहा हूं उन्होंने 50 और वादे किए हैं, ये भी एक वादा कर लेंगे। वादा करने में तो कांग्रेस माहिर है, निभाए कौन से हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊं, 2017 में कैप्टन साहब ने गुटका साहब की सौगंध खा के पंजाब में नशा खत्म करने की बात की थी, नशा खत्म हो गया। उन्हीं के टेन्योर में 2020 में बटाला गुरदासपुर रोड पे शहरों में 131 से ज्यादा लोगों की नशीली शराब पीने से मौत हो गई थी। उसके ऊपर ठीक है, कांग्रेस यही तो कहते हैं इसलिए उन्होंने सत्ता से हटा दिया, कुर्सी से इसीलिए हटा दिया। वो कहते हैं कि उन्होंने वादे पूरे नहीं किए इसलिए हमने सत्ता से हटा दिया उनको। कांग्रेस ने जो वादे पहले ने पूरे किए थे इसलिए वो पहले भी गए, अब वो जो वादे कर रहे हैं वो भी आधार ये नहीं कर रहे हैं, कोई उसका मुंह सिर की है ही नहीं उनके घोषणा पत्र की बातें। उनके लीडर खुद मान रहे हैं इन चीजों को कि कांग्रेस ने पहले भी बहुत गलत काम किया, देश के साथ घोटाले किए हैं। और पंजाब के लोग स्पेशली कांग्रेस को कोई वोट नहीं डालने वाले सर, क्योंकि पंजाब इन्होंने अपने वादों में ये तो कहा नहीं कि जो पंजाब में एनएसए जैसा कार्य कानून लगा उसके ऊपर अब बात करेंगे। बंदी सिखों की राय के बारे में इन्होंने कोई बात नहीं की है, परिवारवाद के ऊपर इन्होंने कोई बात नहीं की है। सिर्फ पंजाब में और देश में वोट बैंक अपना इकट्ठा करने के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का आप घोषणा पत्र पढ़ लीजिए, सेम सही है। वो भी लोकपाल की बातें करते थे, ये भी लोकपाल की बातें करते हैं। चलिए ठीक है सर, आपकी बात आ गई। और आज इस बात को लेकर चर्चा है कि जो कांग्रेस पार्टी ने अपने न्याय घोषणा पत्र जारी किया है उससे आम जनता कितनी संतुष्ट होगी, क्योंकि ये बड़े बड़े 25 एक वायदे किए गए हैं जिसमें कई तरह के किसानों को और मजदूरों को, उसके साथ साथ नौजवानों को जो है वो काम रोजगार देने की बात कही गई है। हालांकि ये कहा जा सकता है कि किसानों की जो है वो जरिए जो है वो सत्ता में आने की तैयारी है, क्योंकि देश में किसान जो है उनका आंकड़ा बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में किसानों को अपने साथ मिलाकर और इस सत्ता को जीतने के लिए जो एक पूरा रोड मैप बनाया गया है जिसमें किसानों के लिए एक विशेष पैकेज रखा गया है, क्योंकि किसान इस समय संघर्ष के राह पर है। अपनी बातों को लेकर, अपनी मांगों को लेकर किसान जो है लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन ऐसे में कांग्रेस और जो आम आदमी पार्टी है, क्योंकि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, तो लगातार इंडिया गठबंधन ने अपना जो घोषणा पत्र जारी किया उसमें खास तौर पर किसानों के लिए विशेष पैकेज रखा है, ताकि किसानों को जो है वो जो है उनके हाथ बात करके उनको अपने साथ मिलाया जाए। और जिस तरह से किसान जो है वो कहीं ना कहीं रूठे थे सभी पार्टियों के साथ, हालांकि एक पार्टी की मैं बात नहीं कर रहा, किसान जो है वो लगातार जो है वो सभी पार्टियों के साथ अपनी नाराजगी जतला चुके हैं। लेकिन ऐसे में सभी पार्टियां किसानों को रिझाने के लिए अब कहीं ना कहीं अपने घोषणा पत्र में उनको जो है बड़े बड़े वादे गारंटियां देते हुए नजर आ रही हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। कल नई चर्चा में मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।